हेलो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास लेंगे बिजनेस स्टैटिक्स में। पहली क्लास होगी आज हमारी इंडेक्स नंबर्स पे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूचकांक। तो हम इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम सबसे पहले जानेंगे कि इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, इंडेक्स जो नंबर है वो आपके इसमें बेसिक थ्योरी है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसका। इंडेक्स नंबर सूचक प्लस अंक से बना हुआ है, मतलब जो ऐसी डिजिट है जिसकी इंफॉर्मेशन देता है, मतलब किसी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि आपकी मार्कशीट है, तो मार्कशीट में बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सब्जेक्ट्स है, लेकिन ओवरऑल आपकी परसेंटेज कितनी बनी। जैसे आपकी परसेंटेज आ रही है कि परसेंटेज आ रही है 63% आ रही है, 83% आ रही है, तो ये आपका क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 83 एक डिजिट है, केवल जो डिजिट है वो इंफॉर्मेशन दे रही है इस बात की कि आपने कितनी मेहनत करी है 12th क्लास के अंदर, या फिर आपके बीकॉम के अंदर किसी में भी यदि इतनी परसेंटेज अचीव होती है तो इस प्रकार से बना हुआ है सूचकांक इंडेक्स नंबर। मतलब ऐसा अंक, ऐसा डिजिट जो किसी विषय की सूचना देता हो, दिशा देता हो, उसकी डायरेक्शन बताता हो कि कैसा है कैसा नहीं। जैसे कि डायरेक्शन से मतलब ये होता है, कभी कभी कोई आंसर से प्लस में और माइनस होते हैं। जैसे आप अभी टेम्परेचर की बात कीजिए, तो मनाली में टेम्परेचर वो -90 डिग्री है और भरतपुर में है +4 डिग्री या 6 डिग्री। तो यहाँ प्लस का आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर प्लस के अंदर है, मतलब यहाँ पर अभी तो बर्फबारी वगैरह ऐसी नहीं हो रही, वहाँ माइनस में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही होगी। तो इस कारण ये दिशा निर्देश भी देते हैं, मतलब हमें डायरेक्शन बताते हैं कि कहाँ की कहाँ का नहीं। तो कुल मिलाकर डिजिट्स हैं, सूचकांक से कुछ डिजिट्स हैं, वो डिजिट्स कितने नंबर की हो सकती है, वो डिजिट्स क्या है आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगी आपको। अब इसकी बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं, वो हम जानते हैं। देखिए, ये औसत रूप से व्यक्त किए जाते हैं। मतलब ये क्या होता है, जिससे आपके 83% आई, तो ये प्रत्येक पेपर में 83 मार्क्स नहीं है आपके, किसी में आपके 90 मार्क्स होंगे, किसी में आपके कम मार्क्स होंगे। तो ये एवरेज रूप से ही, एवरेज रूप से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसके पास में इसके बस ये जरूर है कि इसकी डायरेक्शन जरूर हमें मिलती है कि भाई प्लस में या माइनस में, बट घट रहा है या बढ़ रहा है, हमें ऐसी चीज़ जरूर हमें मिल जाएगी। इस प्रकार सूचकांक वस्तु अनुपातों के माध्यम में है, मतलब इसे हम बोल सकते हैं कि ये मीन है रेशो के, जो आपके रेशो डिसाइड हो उसका मीन है। अभी इसको अभी तक यहाँ पर ये जो सेकंड सेंटेंस में भी समझ नहीं आएगा, जब हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तब जाकर ये हमें समझ में आएगा। तो इसकी आप इसे याद कर सकते हैं अभी एग्जाम के पर्पज से, कि अनुपातों के माध्य है, मतलब मीन ऑफ रेशो है। इसके बाद जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, सापेक्ष परिवर्तन को मापता है। सापेक्ष से मतलब होता है रिलेटिव जो चेंजेस होते हैं, मतलब लिंक से जो रिलेटिव चेंजेस, जैसे कि आप कंपेयर करते हैं कि आपकी परसेंटेज ली जा रही है बहुत सारे बच्चों की, तो किस किस की ग्रोथ कितनी हो रही है। जैसे परसेंटेज हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि 83% ज़्यादा है 63 के कंपेयर के अंदर। इसे आप अपने आप से कंपेयर कर सकते हैं कि 10th में आपकी परसेंटेज कितनी है, 12th में कितनी हुई, बीकॉम में कितनी हुई। तो इस तरीके से कंपेयर के अंदर क्या हो रहा है कि आप कंपेयर करते हुए जहाँ चलते हैं, जहाँ आप ये दो चीज़ों को आप कंपेयर कर पाएँ, वहाँ पर ये अच्छी बात होगी कि आप कंपेयर कर पा रहे हो। अब देखिए, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा हमको जल्दी से। देखिए, आप कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि उसके मार्क्स आए किसी भी एग्जाम में, हमें नहीं पता उसके किसी भी एग्जाम में मार्क्स आए 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उसके 40 मार्क्स आए। और ये मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी बोल रहे हैं कि उनके किसी अदर एग्जाम के अंदर, जैसे आप और एग्जाम्पल मान लीजिए, इन्होंने एग्जाम जो दिया था वो दिया था 10th का, ठीक है, और जो मिस्टर बी है वो बोल रहे हैं कि उनके जो मार्क्स आए हैं वो 50 मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब हम और इन्होंने एग्जाम दिया है बीकॉम का फॉर एग्जांपल, या परसेंटेज मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए इसे, ठीक है, आप इसे परसेंटेज मान लीजिए। एक बार 100 परसेंटेज नहीं, अभी केवल हम मार्क्स की बात करेंगे, ठीक है, अभी केवल मार्क्स की बात करेंगे। तो ए व्यक्ति कैंडिडेट है, वो ए बोल रहा है कि 10th क्लास में उनके 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है, और बीकॉम वाले कैंडिडेट से बोल रहा है कि हम उनके 50 मार्क्स आए हैं। ये 10th की वो नहीं बता रहे हैं, और ये कहीं की बता रहे हैं, ये अपनी किसके बारे में बता रहे हैं, ये अपनी बता रहे हैं बीकॉम के बारे में बता रहे हैं कि इनके मार्क्स आए, परसेंटेज नहीं मार्क्स आए। अब आप देखिए, इनमें से कौन सा जो कैंडिडेट्स है वो बढ़िया है, वो हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि 50 इज ग्रेटर देन 40, तो वो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि 40 मार्क्स कितने नंबर से आए और 50 मार्क्स कितने एग्जाम्पल में से आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको ये लग रहा है कि 50 मार्क्स ज़्यादा बड़े अच्छे हैं बीकॉम में, इसके आपको यहाँ लग रहा है कि 50 मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते मिस्टर बी इंटेलिजेंट है। कैसे? क्योंकि अभी के लिए सिंपल डिजिट्स अभी क्या है कि इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो इंडेक्स नंबर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या, हमें 100 से मल्टीप्लाई बाय करना पड़ता है, एक बेस देना पड़ता है। तो जैसे कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये 40 मार्क्स कितने मार्क्स में आई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका पेपर था वो 50 नंबर का था, और इनका जो पेपर था वो 100 नंबर का था, ठीक है। इनका पेपर तो कितने नंबर का था, इनका पेपर तो हो गया भाई, ठीक है, इनका पेपर तो हो गया 50 नंबर का,
ठीक है, और इनका पेपर कितने का, 100 नंबर का। यदि 50 में से इनके 40 नंबर आ रहे हैं, 8 में से आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने पर आपको लिखना पड़ेगा 40/50 मल्टीप्लाई बाई 100। और जब आप इसे सोल्व करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 80%। कितना परसेंट आएगा आंसर आपका, आएगा 80% आंसर आएगा। ठीक है, तो मिस्टर ए के कितनी परसेंटेज बन रही है, इसके मिस्टर ए के बन रही है 80%। सेम ऐसे ही आप इसको सोल्व करेंगे बी को। बी के लिए हम बोलेंगे इनके 50 मार्क्स आए हैं, कितने में से आए, 100 में से आए हैं, और इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये 100 से मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर आएगा 50%। इनका आंसर कितना आएगा, 50%। तो आप देख रहे हैं कि ए के तो 80% बन रही है और बी की कितनी बन रही है, 50%। अब आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अब क्या है, आप रिलेशन डिसाइड कर सकते हैं इनके रिलेटिव्स। अपन सूचकांक जो हम बोलते हैं सापेक्ष परिवर्तन, रिलेटिव चेंजेस जो इन्हें बोलते हैं वर्ड, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हम बोल सकते हैं कि ए है वो इंटेलिजेंट है और बी क्या है, इनसे कम इंटेलिजेंट है या इनसे पीछे है वो। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। अब पहले जबकि हमें क्या लग रहा था कि 50 ज़्यादा बड़े हैं, पहले हमें क्या लगा था 50 मार्क्स हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि वो कितने मार्क्स में इसमें अचीव करेंगे। 50 में से यदि 40 मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो इनकी 80% बन रही है। उनके 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं तो 50% बन रही है। तो हमें क्या है, पूरा जो इंडेक्स नंबर है, वो इंडेक्स नंबर हमारा 40 और 50 नहीं होता है। इंडेक्स हमारा जो परसेंटेज आखिरी में जो निकल कर आता है वो होता है, हमें एक नीचे बेस देना पड़ता है। उस बेस को देने के बाद में जो आंसर आता है वो हमारा इंडेक्स नंबर होता है। तो इंडेक्स नंबर यहाँ 80 है और वहाँ 50 है, तो इससे इंडेक्स नंबर पता चल रहा है कि ए है वो बी के कंपेयर में इंटेलिजेंट है, उनके अच्छे मार्क्स हैं। तो इस प्रकार हम इसे बोल सकते हैं कि सापेक्ष परिवर्तन मतलब रिलेटिव चेंजेस को ये नापता है। इसके बाद में आगे इसमें ही वही बोला गया है आगे कि जो सूचकांक है वो प्रतिशतों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 हमें करना होता है। इसका बेसिक फॉर्मूला देखो, हर जगह 100 आपको मिलेगा आगे भी। तो प्रतिशत के रूप परसेंटाइज के रूप में व्यक्त किया जाता है, आप इसे ये भी बोल सकते हैं। ये निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब होता है कि हम जहाँ कंपेयर नहीं करते, केवल डिजिट्स होती है जहाँ पर हमें नहीं पता कि मिस्टर ए इंटेलिजेंट है बी इंटेलिजेंट है। हम यहाँ परसेंटेज निकालते हैं, नीचे एक बेस देते हैं और दोनों का बेस कॉमन बेस रहता है, इस कारण हमें पता चल जाता है। तो अब देखिए आगे इसके बाद हम देखें सूचकांकों के प्रकार। सूचकांक के प्रकार की यदि हम बात करें तो सूचकांक के प्रकार के बारे में बताया गया है हमारे पास में कि काइंड्स ऑफ इंडेक्स। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास में 3 ही बेसिक जो सूचकांक है, 3 ही है। इन 3 को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4th है वो उसके नाम के लिए हमारा टॉपिक में कंसिडर नहीं है वो। देखिए सबसे पहला आता है प्राइस इंडेक्स। क्या आता है, प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस नाम से पता चला है कि प्राइस में चेंजेस को नापेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज इन प्राइस, जो चेंज इन प्राइस है उसी को ये नापेगा। तो चेंज इन प्राइस को लगा, तो कैसे इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, P1/P0 मल्टीप्लाई 100। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। P1 है वो ऊपर आएगा, 1 बड़ा है ऊपर आ गया, और 0 छोटा है तो नीचे आ गया, इंटू 100। ये बेसिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। यदि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हुआ तो आपके लिए बड़ी परेशानी बात हो जाएगी कि इसके आगे वाला फॉर्मूला इसी से बनेंगे हमारे। वापस देख लीजिए आप क्या कि प्राइस इंडेक्स मतलब पी से मतलब प्राइस हो गया, तो प्राइस इंडेक्स से मतलब P1 बड़ा है तो 1 ऊपर आ गया, 0 छोटे नीचे चल गए और इंटू 100। ये सिंपल सा बात है कि कायम भी चेंजेस को दिखा रहा है, चेंज इन प्राइस में दिखाएगा, क्योंकि नाम ही क्या है, प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है। ये सबसे बड़ा बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे के सारे फॉर्मूले इनके ऊपर डिपेंडेड है। यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। ये किसी पर्टिकुलर एक, यहाँ पर सिग्मा वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ आगे, तो आप ये किसी एक यूनिट के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि आप बात कर सकते हो एक बिस्कुट का पैकेट बात कर सकते हो, एक आप नमक की बात, एक पेन की प्राइस आप बात कर सकते हो, एक आटे की प्राइस आप ले सकते हो, आप पेट्रोल की ले सकते हो। लेकिन किसी भी एक थिंग के बारे में कंसिडर करें आप, P1/P0 मल्टीप्लाई बाई 100। P1 से मतलब, अब 1 और 0 से मतलब समझिए कि 1 क्या होता है और 0 क्या था। 1 होता है करंट ईयर, करंट ईयर जो वर्तमान में भी चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम करंट ईयर हमें चाह रहे हैं कि हमें पेट्रोल प्राइस में आज की डेट में देखना चाहें, तो आज की डेट में 2021 आ चुका है, तो 2021 में प्राइस क्या है। और 0 मतलब हम कंपेयर करना चाहते हैं जिससे, वो कितना ही हो सकता है। हो सकता है आपका बेस ईयर आपके लिए 2015 हो, 2012 हो, 2010 हो। हम 10 साल का देख रहे हो कि 10 साल में कितना चेंज आया है, तो 2011 ले रहे हो, फिर अब 2021 ले रहे हो। तो बेस इस 0 से मतलब बेस ईयर। आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा ये भी कि बेस ईयर क्या है और 1 का मतलब क्या है यहाँ पर। तो आप देखिए 1 का मतलब क्या था, करंट ईयर, जिसके बारे में आप लिख भी सकते हैं कहीं पर 1 मतलब करंट ईयर, जिसके बारे में आप आज प्रेजेंट क्या है आपका करंट ईयर, वो है 0 जो आपको बेस चुना है, जिसको आपने सेलेक्ट किया है, चाहे वो 2015 भी हो सकता है, लास्ट ईयर वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो आपके लिए, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सेम ऐसे ही चीज़ आपको आगे बनती है। आगे हम बात करेंगे मात्रा सूचकांक, क्वांटिटी इंडेक्स। तो बताया गया है क्वांटिटी
तो क्वांटिटी Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, सेम वैसे जैसे P1 अपॉन P0। अब ये चेंज इन क्वांटिटी में दिखाएगा। ठीक है भाई, हम क्वांटिटी में कितना कंज्यूम, अब यहाँ पर वहाँ जैसे हम पेट्रोल की बात करते ऊपर, तो वहाँ पेट्रोल की प्राइस ले रहे थे। अब यहाँ क्वांटिटी लेंगे कि जैसे कि हम हमारे जैसे कि हम जयपुर सिटी ले रहे हैं, तो जयपुर सिटी के अंदर भाई पहले 10,000 लीटर था और अब 12,000 लीटर खर्च हो रहा है पेट्रोल, तो कितना पेट्रोल क्वांटिटी में कितना चेंजेस आया। तो केवल क्वांटिटी में देखेंगे, यहाँ पर हम लीटर में बात करें, यहाँ पर हम केजी में बात करें, वहाँ पर हम केवल प्राइस में बात करें कि प्राइस में क्या इफेक्ट हुआ, पर लीटर पर केजी प्राइस में क्या इफेक्ट हुआ, वो देखेंगे हम वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मूल्य सूचकांक, वैल्यू इंडेक्स। देखो मूल्य वैल्यू कब बनते हैं, वैल्यू जब बनती है इन दोनों के मल्टीप्लाई बाय करने से। वैल्यू एक बड़ी चीज हो गई, वैल्यू टोटल वैल्यू, ठीक है। वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू मतलब क्या होता है कि आप प्राइस इंडेक्स को और क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई बाय कीजिए और मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दीजिए। आप कैसे, प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इंडेक्स, कीमत सूचकांक को मात्रा सूचकांक को दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तब जाकर मूल्य बनता है। वैल्यू एक क्या बड़ी चीज हो गई, तो कीमत प्राइस क्या हो गई, एक यूनिट की बात हो गई, जैसे एक पेन की बात हो गई, कितने पेन हुए, हाउ मेनी, तो वो क्वांटिटी की बात हो गई। वैल्यू मतलब आपको 10 पेन साल भर काम लेते हो, 5 रुपये एक पेन दे, 50 रुपये हो गया 50, तो वो टोटल वैल्यू हो गई। तो टोटल वैल्यू कितनी बनती है, तो आपको प्राइस को और क्वांटिटी को इंटू करना पड़ेगा। तो देखो कैसे सिंपल फॉर्मूला, P1 अपॉन P0 Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला कि दोनों चीज आ गई। जो ऊपर है ऊपर के P1 Q1 ऊपर आ गए, P0 Q0 नीचे आ गए, मल्टीप्लाई 100। स्पेशल पर्पज इंडेक्स होते हैं कि हमने सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम इसे अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। स्पेशल पर्पज जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए निकाला जा रहा है कि हमने कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, या फिर अपन जैसे अभी कोविड आया, तो कोविड के चलते हमारे पास में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, किन किन चीज़ों पर क्या क्या इफेक्ट आया, तो स्पेशल पर्पज के होते हैं। ये जनरली यूज नहीं किए जाते हैं, तो इसका हमें यहाँ पर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस केवल एक बार मैंने नाम लिख दिया था, तो इसका हमने क्रॉस भी लगा रखा है। इसके बाद में हम आगे चलेंगे क्या, सूचकांक की गणना के लिए उपयुक्त माध्य का चुनाव। अब देखिए सूचकांक है तो जो इंडेक्स नंबर है उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको किसी कंपटीशन एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर से पूछे जाते हैं कि कौन सा जो माध्य है, जो कौन सा मतलब बेस है, या माध्य का चुनाव करने वाला जो हाँ बेस ले रहे हो, जिसको आप बेस बना रहे हो, जो मीन आप ले रहे हो, वो कौन सा लिया जाए कि हमारे पास जो आंसर जो निकल कर आए वो सबसे अच्छा निकल कर आए। ठीक है, अब अभी शायद थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, तो अभी आप इसे थ्योरी के पर्पज से ही पढ़ेंगे। जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम इससे क्या काम ले रहे हैं, क्या काम में नहीं ले रहे हैं। तो देखिए जैसे मैं बात करता हूँ कि मध्यिका है ना, सबसे पहले बात करते हैं मध्यिका। मध्यिका होते हैं, इसे इंग्लिश बोलते हैं मीडियन। यदि क्या हम मीडियन नहीं ले सकते हैं क्या, जी बिल्कुल हम मीडियन ले सकते हैं। मीडियन क्यों नहीं ले सकते, लेकिन ये श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है। रीजन देख क्यों नहीं है अच्छा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये निरपेक्ष परिवर्तन पर आधारित है, एब्सोल्यूट चेंजेस पर आधारित है। और मैंने आपको बताया था, जैसे अभी मैंने बताया ना, मैं 2 स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था, एक ए का लिया था और बी का लिया था। तो मैंने बताया इसने 40 नंबर अचीव करे, उसने 50 नंबर अचीव करे, लेकिन इसकी परसेंटेज 80% थी और इसकी परसेंटेज 50% ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस 40 और 50 से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन डफर है, कौन आगे कौन पीछे। तो ये केवल 40 और 50 तक ही अटका हुआ है, इसके आगे 80% 50% निकालने में ये सक्सेसफुल नहीं है। तो हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो ये केवल क्या कहलाएगा, निरपेक्ष परिवर्तन पर ही आधारित है। बस केवल जो एब्सोल्यूट चेंज है उन्हीं को दे रहा है। जैसे 40 से 44 हो गए, इसके 50 से 52 नंबर हो जाएंगे, के साथ 60 नंबर जाएंगे, 70 नंबर जाएंगे, वैसा कुछ है इसके अंदर। परसेंटेज के अंदर ये शो नहीं हो पाएगा, हम यहाँ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इस कारण से क्या बोलेंगे, निरपेक्ष पर आधारित है ये वाला। तो मध्यिका पे लिया हुआ क्या होता है कि वो परसेंटेज कंपेरेबल के लिए परसेंटेज नहीं निकाल पाता है, एब्सोल्यूट चेंजेस पर ही आधारित होता है। रिलेटिव जो चेंजेस है वो नहीं निकाल पाता है। सेकंड बात हम करेंगे बहुलक जेड। तो जेड पे तो कोई निकलता ही नहीं है, कोई बनता ही नहीं है, व्यवहारिक रूप से कहीं लेता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल यूजलेस है। तो आप कोई रीजन नहीं देना है इसके पीछे भी, ये भी एब्सोल्यूट है। पहली बात ये मैं यहाँ लिखना बोल दूँ कि ये भी एब्सोल्यूट चेंजेस पर डिपेंडेड है, मतलब ठीक है। ये भी रिलेटिव चेंजेस को नहीं नापता है, इसमें परसेंटेज नहीं निकाल पाते हैं, इसमें हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे भाई इंटेलिजेंट हुआ है नहीं हुआ है, इसकी ग्रोथ हो रही है डाउन में जा रहा है, कहीं हम कुछ कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ऐसे हम यूज कर ही नहीं पाते हैं। तीसरा जो है अर्थमेटिक मीन, ये बड़ा अच्छा है। देखिए अब इससे कैसे अच्छा है, हालांकि सबसे अच्छा नहीं है ये, ठीक है। सर्वाधिक लोकप्रिय है, सरल है, सबसे इजी है। इसकी जो प्रॉपर्टी है एक तरह से ये, मतलब सर्वाधिक पॉपुलर है ये, और इजी है, सरल है। परंतु ये भी निरपेक्ष माप है, एब्सोल्यूट माप है। मतलब ये भी क्या है, मैं चेंजेस को डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम कितना परसेंटेज हम यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है। व्यवहारिक रूप से सबसे अधिक उपयोग इसी में लाया जाता है, फिर भी सबसे ज़्यादा यूज इसी का किया जा रहा है, देख लो। ठीक है, अब आपके पास जब ये मतलब जो रिलेटिव चेंजेस को नहीं बता पा रहा है, तो फिर इसको सबसे ज़्यादा यूज क्यों किया जा रहा है। उसका रीजन इस कारण है
क्योंकि ये सबसे ईजी है सोल्व करने में, इसको सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। जबकि जो इसके आगे वाला है वो सबसे अच्छा है ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन उसको सोल्व करने में हमें बड़ी मेहनत उससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अभी तो चलो ठीक है, हमारे पास सबके पास कैलकुलेटर आ गए हैं, मतलब अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स हैं, तो हम सबको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब पहले के टाइम से हम सोच के इंडेक्स नंबर की बात करें तो पहले ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि हम ज्योमेट्रिक मीन वगैरह हम निकाल पाएँ। बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स की ज्योमेट्रिक मीन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपको यही ध्यान रखना है कि अर्थमेटिक मीन है जो समांतर माध्य काम रहे तो सर्वाधिक लोकप्रिय, पॉपुलर है, सरल है, परंतु ये भी एब्सोल्यूट है, ठीक है, निरपेक्ष माप पे आधारित है। व्यवहारिक रूप से सबसे अधिक प्रयोग इसी को लाया जाता है। अब इसके बाद में आपसे पूछा कि सबसे बढ़िया कौन सा है, वर्ल्ड में सबसे अच्छा कौन सा है, तो मैं बता दूं वर्ल्ड के अंदर जो सबसे अच्छा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसके बाद में बात करते हैं, हम सबसे अच्छे की बात करते हैं तो आता है नाम आता है गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है, सबसे टॉप है। क्यों है, क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कि ये रिलेटिव चेंजेस को लेता है। आपको कंपेयर कर सकते हो, आप अप डाउन हो रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, सब कुछ पता चलता है। इसमें सूचकांक जो इंडेक्स है उसकी उत्क्रम्यता, इसको रिवर्सेबिलिटी का गुण भी होता है। रिवर्सेबिलिटी का मतलब गुण कैसे होता है कि मतलब जैसे आप क्रॉस चेक करते हो, जैसे कि आप जयपुर से दिल्ली गए जिस रूट पे, तो कितना टाइम आपको लगा उतना ही टाइम आपको दिल्ली से जयपुर आधा टाइम भी लगना चाहिए। तो क्रॉस जो रिवर्सिबिलिटी का जो है वो गुण इसमें है, वो ये है ना मापदंड पूरा करता है। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी, इसकी दो प्रॉपर्टी एडिशन हो गई जो प्रॉब्लम किसी में नहीं थी। क्या, एक तो रिलेटिव चेंजेस को नाप लेता है और एक ऐसे रिवर्सिबिलिटी है, इसमें उत्क्रम्यता है, हिंदी में बोलते हैं उत्क्रम्यता और इंग्लिश में होता है रिवर्सिबिलिटी। मतलब कैसे, जैसे कि हम जयपुर से दिल्ली गए तो दिल्ली से जयपुर आने में आपको सेम टाइम सेम मेहनत एनर्जी लगनी चाहिए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद में आता है गणन प्रक्रिया काफ़ी कठिन है इसकी, तो ये भी बात सही है, इसलिए मैंने बोला था कि भाई इसको यूज क्यों नहीं करते हैं, इसलिए इसका हमें अर्थमेटिक में ज़्यादा यूज करते हैं कि इसकी जो कैलकुलेशन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। फिर भी ये सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि सबसे अच्छे वैल्यूज ये देता है हमारे पास में। और ये क्यों सर्वश्रेष्ठ की एक प्रॉपर्टी और है कि ये बोलता है कि ये कम मूल्यों को अधिक, वो बड़े मूल्यों को कम महत्व देकर उस सूचकांक को संतुलित करता है, उसको बैलेंस करता है। अब देखिए इस चीज़ से लाइन को, सेंटेंस को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मतलब नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे हमने अभी रिसेंटली कोई 12th का एग्जाम आप उठाकर देखेंगे तो हम देखेंगे अधिकतर बच्चों की जो परसेंटेज है, जैसे हमने 100 किसी क्लास का लिया और वहाँ पर 100 बच्चे हमने लिए, तो 100 बच्चे लिए हमने, तो उनकी हम देखना अभी के टाइम में जो प्रेजेंट सिनारियो उसके अंदर जो परसेंटेज उनकी एवरेज जो परसेंटेज चल रही होगी ना, वो अधिकतर बच्चों की परसेंटेज जो है वो जैसे 100 बच्चे हैं टोटल, मैं यहाँ सबको मिटा रहा हूँ इनको, जैसे वापस हम गए हमारे गए 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैंने 10 स्टूडेंट्स अलग किए, फिर 80 स्टूडेंट्स अलग किए और 10 स्टूडेंट्स वापस अलग किए। तो देखना इन 80 स्टूडेंट की जो परसेंटेज है ना वो लगभग अधिकतर की 70% के आसपास होगी, ठीक है। 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ना परसेंटेज 90% के आसपास या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ बच्चे ऐसे को डफर होंगे जिनकी परसेंटेज 50% के आसपास चल रही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहा हूँ, हमने 100 बच्चों का एक क्लास ली, उसमें देखा 80 बच्चे जो मैक्सिमम जो बड़ा बूथ है वो 70% के आसपास के मार्क्स एक कर रहा है। 10 बच्चे ऐसे जिनके 90% या इससे ज़्यादा हैं, मैं एवरेज बेस पर ही ले रहा हूँ, मतलब पढ़ते कि 100 बच्चों को 3% लिख नहीं सकता, लेकिन आप ऐसा देखोगे ऐसा पाओगे। और जो 100 में से जो 10 बच्चे हैं उनके यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 50 से भी कम नंबर आ रहे हैं या 40 से नंबर आ रहे हैं, इतने बहुत कम नंबर आ रहे हैं। तो आप अधिकतर देखिए कि अधिकतर जो 80 जो कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर इस तरीके आ रहे हैं कि 70% करीब आ रहे हैं। तो हम इस क्लास को किसके बेस पर बोले, इन 90% के, इन आखिरी के जो लास्ट के जो टॉप 10 है इनको लेंगे, तो यहाँ बोले क्लास बहुत अच्छी, इसके 90% बनती है इनके अधिकतर बच्चों के। इसको देखकर यदि हम बोलें तो हम देखेंगे अरे यार ये तो क्लास बड़ी गंदी है, यहाँ पर तो इनके बच्चों की परसेंटेज आ ही नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 50% से नंबर डाले हुए हैं, कितने 90% देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, 50% देखते हुए क्लास बड़ी गंदी हो गई है। तो इस जब हम गुणोत्तर ज्योमेट्रिक मीन को उपयोग लेते हैं तो ये क्या बोलता है कि कम मूल्यों को अधिक महत्व देता है ये, ठीक है ना, मतलब जो कम वैल्यूज है इसको ये बढ़ा देगा, इसको ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसके इंक्रीज कर देगा। और जो बड़े मूल्य हैं उनको थोड़ा सा कम कर देगा, ठीक है, इनको थोड़ा सा कम कर देगा, इसको तो अब वो इसको तो बढ़ा देगा। एक मिनट, तो
हम एग्जाम्पल ले रहे थे तो हमने क्या बताया कि वहाँ पर जो परसेंटेज आ रही थी 10 बच्चे थे, 80 बच्चे थे और फिर 10 बच्चे थे, तो इनकी 50% थी और इनकी 70% थी और इनकी क्या थी 90% थी। तो इसको तो ये बढ़ा देगा, इसको कुछ नहीं करेगा और इसको ये घटा देगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसको घटा देगा, थोड़ा सा इसको बढ़ा देगा, तो वो वापस एवरेज के बराबर बराबर देगा, वो वापस 70 करीब करीब पहुंच जाएगा। इस कारण ये अधिक संतुलित कर देता है। ये जो आपके इंडेक्स है, जो अंक जो डिजिट्स सामने लिए उनको संतुलित बैलेंसिंग कर देता है। इस कारण भी ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद में हमारे जो फॉर्मूले से वो स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ की प्रॉपर्टी है। आपको फिर बाद में थोड़ा सा मैं एक चीज़ केवल एक टॉपिक रिवाइंड करूँगा कि आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो ये है P1/P0। ये आपका चेंज इन प्राइस है और ये सबसे बड़ा बेसिक है। इसी के ऊपर डिपेंड करोगे तभी जाकर आपको आगे वाले फॉर्मूले में याद करा पाऊंगा। सबसे पहले क्या आपको प्राइस इंडेक्स याद रखना है, क्या है वो P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत सिंपल सा है, बहुत ईजी है। P1/P0, 1 बड़ा है तो ऊपर आ गया, 0 छोटे हैं नीचे, इंटू 100, बस इतना सा याद करना। ये बेसिक है। यदि ये याद नहीं है तो मैं आगे हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। ये बड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए देखिए, आगे आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। वेटेड इंडेक्स, भारित सूचकांकों का निर्माण। देखिए वेटेड इंडेक्स है तो भारित सूचकांक है वो दो प्रकार से बनते हैं, ठीक है। अब आपको ना वहाँ वर्ड्स पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है समूही रीति। भारित है जो समूही रीति, हिंदी में वर्ड काम लेगा वो समूही रीति, इंग्लिश में इसमें बोलेंगे एग्रीगेटिव, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड है वो काम में लेगा मूल्यानुपात, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव्स या प्राइस रिलेटिव्स बोल दीजिए। इसे फुल मूल्य प्राइस रिलेटिव्स बोलते हैं मूल्यानुपात को, और ये बोलते हैं एग्रीगेटिव। तो आपको इन्हीं वर्डों पे ध्यान देना है कि वेटेड इंडेक्स आपको निकालना है कि वेटेड इंडेक्स, चलो हम निकालेंगे सब। वेटेड वेटेड तो इधर दिख गया, वेटेड तो ये कॉमन दिख गया, यहाँ वेटेड भी, यहाँ भी वेटेड है। तो यहाँ पर तो है एग्रीगेटिव मेथड और यहाँ पर एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, ठीक है ना। औसत विधि है कहीं की मूल्यानुपातों की भारित औसत विधि। तो एवरेज ऑफ रिलेटिव से यहाँ तो रिलेटिव वर्ड यूज करेगा और यहाँ पर एग्रीगेटिव यूज करेगा। अब देखिए हम पहली बात आते हैं, हिंदी में वर्ड यूज करेगा समूही, ठीक है। आप इंग्लिश पे ही ज़्यादा देखिए, ये देखो हिंदी मीडियम का भी, तो मैं उसके यही सजेशन दूंगा कि यहाँ पर आप इंग्लिश में ही वर्ड्स को या टर्म्स को याद कीजिए क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। कि समूही का मैं नहीं मतलब, समूह का मतलब क्या होता है, लेकिन एग्रीगेटिव मतलब सब एक साथ आ जाइए, एग्रीगेटिव हम इस पर ज़्यादा कंसिडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप जो पहले वाले पेज का जो बेसिक फॉर्मूला है उसे याद कीजिए। यदि वो आपको याद है तो आपको सब कुछ याद आ सकता है। कैसे, मैंने आपको वहाँ बताया था कि आपका बेसिक फॉर्मूला है वो क्या था, P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या बेसिक फॉर्मूला आपको याद है? यदि ये याद है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए भारित समूही रीति के अंदर आपके मेन में आपको बात करूँ 4 बेस फॉर्मूले, ऐसे 5वां और लिखा हुआ है भारित समूही के अंदर। भारित जो समूही रीति है, ठीक है। कुछ नहीं बोलने पर हम इसमें केवल पहला और केवल फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है लेशपायर का Q0 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये यहाँ लिखा हुआ भी है। कुछ नहीं कहने पर इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। कि क्वेश्चन साइलेंट है, वो नहीं बोला है कि आप लेशपायर के अकॉर्डिंग कीजिए, पाशे के अकॉर्डिंग कीजिए, डर्बिश बाउल के अकॉर्डिंग कीजिए, तो हम ये यूज करेंगे। बस केवल हमको लिखा हुआ है कि एग्रीगेटिव मेथड की वजह से यूज की थी। क्या वेटेड, वेटेड से मतलब वेटेड मतलब भारित, और एग्रीगेटिव मेथड काम लीजिए। तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम लेना। आप कैसे फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखिए। देखिए लेशपायर ने क्या किया है कि Q0 को इंपॉर्टेंस दी है ना। और पाशे हैं इसके बाद में ही, पाशे ने क्या किया है, Q1 को इंपॉर्टेंस दी है। Q0, जीरो का मतलब था बेस ईयर, Q का मतलब था क्वांटिटी। तो लेशपायर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, माइंड के अंदर सेट करना पड़ेगा कि इन्होंने Q0 को इंपॉर्टेंस दी है और इन्होंने Q1 को इंपॉर्टेंस दी है। मतलब इन्होंने तो बेस ईयर की क्वांटिटी को लिया है और इन्होंने करंट ईयर की क्वांटिटी को लिया है। तो ये लेशपायर और पाशे हो गया। अब आप इसको कैसे याद करते हैं, एल्फाबेटिकली आप देखेंगे तो L पहले आता है, और 0 और 1 में देखेंगे तो 0 पहले आता है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है भाई। अल्फ़ाबेटिकली आप ABCD यदि काउंट करेंगे तो LMNOP, P बाद में आता है। तो L पहले आता है तो L पहले आ रहा है तो 0 पहले आएगा। P बाद में आता है, P के बाद फिर 1 आएगा, 0 1, L और P। जो L पहले तो L। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अब आपका सूचकांक है उसको आप प्रेजेंट करेंगे, जो इंडेक्स आपका निकल कर आएगा उसको प्रेजेंट करेंगे P01। ये आपका प्रेजेंटेशन का तरीका है कि P01 आपको हमेशा यही लिखना है। अब आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और वो क्या था, P1/P0। क्या ये आपको याद है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ। यहाँ पर यही लिखा हुआ है,
ये लेश पायर वाला चल रहा है, कौन सा चल रहा है, ये लेश पायर वाला चल रहा है। क्या यहाँ पर P1/P0 लिखा हुआ है, बेस ये लिखा हुआ है। लेश पायर ने किसको इंपॉर्टेंस दी थी, Q0 को, तो यहाँ पर इन्होंने Q0 लगा दिया दोनों जगह मल्टीप्लाई। सो और ये सिग्मा से मतलब ये इसलिए सिग्मा यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि अब यहाँ पर हम 4, 5, 6, 10 कितनी भी चीज़ें ले सकते हैं। वहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूला था वहाँ केवल एक ही चीज़ के लिए लिखवाया गया था, जिसके अलावा आप पेट्रोल ले सकते हो और पेट्रोल ले सकते हो, पेन ले रहे हो तो पेन ले सकते हो। अब यहाँ सब कुछ ले सकते हो। आपको देखना है कि रसोई के अंदर कितना मतलब इंक्रीज हो गया। तो रसोई में बहुत सारी चीज़ें, दाल भी है, नमक भी है, आटा भी है, चीनी भी है, हल्दी वगैरह, मसाले वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर हम काम लेते हैं। तो हम रसोई के अंदर हम टेस्ट करना चाहते हैं कि रसोई के अंदर जो एक्सपेंस है किसी महिला के, वो अब कितने बढ़ गए हैं, कितने घट गए हैं, क्या महंगाई बढ़ी है, घटी है। तो हमें वहाँ पर सारी रसोई के सारे आइटम्स लेने पड़ेंगे। तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर सिग्मा का यूज करें। सिग्मा मतलब जो भी सारी चीज़ें उनको टोटल कर लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या बेसिक फॉर्मूला आपको हमेशा वही रहने वाला है, P1/P0। ये बेसिक फॉर्मूला था। लेश पायर है, एल पहले आते हैं तो इन्होंने Q0 को इंपॉर्टेंस दी, 0 पहले आता है तो 0 और मल्टीप्लाई बाई ये। अब कुछ नहीं बोलने पर केवल आपको ये लिखा होता है कि एग्रीगेटिव मेथड यूज कीजिए। वेटेड मतलब भारित, एग्रीगेटिव मतलब समूही रीति का यूज करिए। तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, कुछ नहीं कहने पर। क्वेश्चन साइलेंट है तो। और यदि उसने बोल दिया कि पाशे का फॉर्मूला यूज कीजिए, फिर आप पाशे का नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, लेश पायर बोले तो वो ऊपर वाला है ही सही। तो पाशे वाले ने क्या किया, पाशे वाले ने कुछ नहीं किया। पाशे वाले ने बड़ा सिंपल से किया कि बेसिक फॉर्मूला का होगा वही है, पाशे बाद में आते थे। इन्होंने 1 का इंपॉर्टेंस दी, 1 का इंपॉर्टेंस दी तो क्यों यहाँ Q1 आ गया, यहाँ पे Q1 है मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपल सा फॉर्मूला है इनका भी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर दो फॉर्मूले बन गए। क्या पहले बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, P1/P0, ठीक है, उसके बाद में Q0, उसके बाद में Q1। इस तरीके से आपके दो फॉर्मूले बन गए। अब तीसरे व्यक्ति आते हैं डरविश बावले। तो नाम से पता चल रहा है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगा होगा, नाम में कुछ अजीब गरीब लिखा हुआ है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, सब में तो हम ना P0 का इंपॉर्टेंस दिया, Q0 का इंपॉर्टेंस दिया, दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, दोनों का एवरेज कर लिया कि हम लेश पायर को सोल्व कीजिए, पाशे को सोल्व कीजिए और डिवाइड 2 कर दीजिए। देखो ये वापस से यहाँ लिखिए P01। ये किसका फॉर्मूला है, Q0 आ रहा है, यहाँ पर Q1 आ रहा है। तो ये तो लेश पायर का है और ये पाशे का है। तो लेश पायर पाशे दोनों को लिखा, 2 से डिवाइड किया और एवरेज निकाली हमने, और कुछ नहीं किया। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप दोनों का आंसर निकालो और दोनों में फिर जोड़कर 2 का डिवाइड करो, तो आपका डरविश बावले वाला आंसर आ जाएगा। डरविश बावले ने मतलब कुछ नहीं किया, 2 नाम आ रहे तो 2 डरविश तथा बावले, तो मतलब लेश पायर और पाशे को जोड़ किया और 2 से डिवाइड कर दिया। इन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इन्होंने। तीसरा जो थर्ड है वो सबसे अच्छा इंडेक्स माना जाता है। अब इसका क्यों इंडेक्स सबसे अच्छा माना जाए, ये सबसे आदर्श सूचकांक, इसके बारे में आगे बताया जाएगा कि आदर्श क्यों है। ठीक है, ये आदर्श सूचकांक हमारा सबसे अच्छा माना गया है। इसे क्यों माना गया है, देखिए, क्योंकि इसने क्या करा है, ज्योमेट्रिक मीन लिया है, GM लिया है, ज्योमेट्रिक मीन लिया है इसने। और मैंने कहा था ज्योमेट्रिक मीन तो सर्वाधिक सबसे अच्छा वो है अर्थमेटिक मीन के कंपेयर में, है ना। सबसे अच्छा ज्योमेट्रिक मीन को तो माना था। अभी हमने देखा था ना कि हम किस माध्य का चुनाव करें, कि हम जब इंडेक्स नंबर हम सोल्व आउट करेंगे तो हम किस प्रॉपर्टी, किस मीन को हम काम में लेंगे, तो वो था ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन सबसे अच्छा है। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन ले लिया, इसका दोनों को मल्टीप्लाई पाई गया, उसका अंडर रूट निकाल लिया। तो P01 क्या हुआ कि ये इन्होंने लेश पायर और पाशे को दोनों को अंदर डाला और इंटू 100 और 100 2 बार 100 अंदर जाएंगे तो 112 आएगा। तो यहाँ फॉर्मूला यहीं तक है। यदि गलती से आप इस अंडर रूट को यहाँ तक लगा दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर 200 आएंगे, यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी एक और 100 आएगा, 200 है। तो जब अंडर रूट में से 100 बार आएगा तो एक ही 100 बार आ पाएगा, है ना। इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए ये फॉर्मूला यहीं तक है, देखिए यहीं से यहीं तक है ये फॉर्मूला। ठीक है, इसकी अंडर रूट है, फिर अंडर रूट यहीं खत्म हो गया और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि अंडर 200 थे उसमें से एक 100 बार आ पाया है। तो यहाँ पर इनको ये लेश पायर है और ये पाशे है, और बाकी फॉर्मूला वही P1/P0 वही बेसिक फॉर्मूला इसका सही है। तो इन्होंने क्या किया, आदर्श सूचकांक खिलाए भी क्यों, ये आदर्श इसलिए खिलाया कि उन्होंने ज्योमेट्रिक मीन लिया है, GM लिया है इन्होंने। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं। निम्न कारणों से फिशर का जो सूचकांक है वो आदर्श है, वो सबसे अच्छा है माना गया है। उसे क्यों माना गया, आप देखिए। देखिए, ये करंट ईयर और बेस ईयर दोनों की प्राइस और क्वांटिटी पर आधारित है। तो भाई इसमें करंट ईयर की भी प्राइस आ रही है और क्वांटिटी भी दोनों की आ रही है। भाई Q1 भी आ रहा है और Q0 भी आ रहा है। कि ये सब चीज़ें तो डरविश बावले में भी आ रही थी, लेकिन वहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, अर्थमेटिक मीन लेते हैं। जो 3rd नंबर का फॉर्मूला था, डरविश वाला लेश पायर प्लस पासे को जोड़ो और 2 का डिवाइड करो, ये था वहाँ पर। तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर हमें दोनों को लेते रहते हैं वहाँ पर भी, लेकिन वो हमारे पास वहाँ अर्थमेटिक मीन था।
अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का प्रयोग हुआ है, इस कारण ये सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा माना गया है। फिर इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि हमारे पास में 3 टेस्ट होते हैं। तो 3 टेस्ट होते हैं, तो इसमें से ये 2 टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, बाकी लोग तो कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन ये करता है। कौन कौन सा? एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट। अभी केवल आप इसको याद करेंगे, ज़्यादा इस पर कंसिडर करेंगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है और टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, ये सबसे लास्ट में आपको समझाया जाएगा। अभी आज ही क्लास में शायद संभवतः हम समझा पाएंगे इसे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है और टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है। ये बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बावजूद भी ये माना गया है कि ये क्या कारण है कि ये फिर भी इसमें कुछ कमी है क्या? हाँ, इसमें फिर भी कुछ कमी है, इस कारण फिर भी दोष है, कुछ कमियां हैं। आप बोल सकते हैं कि ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को तो सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, लेकिन एक और टेस्ट होता है सर्कुलर टेस्ट, जिसके अंदर ये भी फेल हो जाता है। सर्कुलर टेस्ट को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर वो फेल हो जाता है। अब ये तीनों टेस्ट क्या है? अभी केवल आपको नाम याद रखना है। फैक्टर और टाइम रिवर्सल टेस्ट को ये सेटिस्फाई करता है कौन? फिशर। ठीक है, केवल फिशर ही करता है और कोई नहीं करता है। सर्कुलर टेस्ट को ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। सेकंड देखो, यहाँ पर वापस से लिखा हुआ है कि 0 का मतलब बेस ईयर है, 1 का मतलब करंट ईयर है। लेशफायर से बेस ईयर की मात्रा Q0 का प्रयोग होने और पाश्चिम में करंट ईयर की मात्रा Q1 का प्रयोग होने के कारण क्रमशः बेसिक और बेस ईयर और करंट ईयर की मात्रा में परिवर्तन बताता है, जबकि फिशर असमर्थ है। भाई ये आपको ये बताना चाह रहा है कि दोनों को अलग अलग फॉर्मूला काम में ले रहे हो। ठीक है, दो हम लेशफायर का फॉर्मूला अलग काम में ले रहे हो, पाश्चिम का फॉर्मूला अलग काम ले रहे हो, 2 आंसर हम निकाल रहे हो। तो 2 आंसर में आप क्लियर बता सकते हो कि हमारा यदि हम बेस Q0 को लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला, Q1 को बेस लेते हैं हमारा क्या आंसर आने वाला है। तो हम यहाँ पर हम डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन फिशर जो है वो तो केवल एक ही आंसर देगा आपको, फाइनल एक ही आंसर देने वाला है। तो वो वहाँ पर आपको डिफरेंस करने में असमर्थ है, वो डिफरेंस नहीं बता पाएगा यहाँ पर। तो ये किसी थोड़ी सी कमी है। इन सब के बावजूद भी ये सबसे बढ़िया है, आप इसे सबसे अच्छा ही मानेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, मैंने आपको 4 फॉर्मूले यहाँ पर समझा दिए हैं। कौन कौन से? लेशफायर L, Q0 का इंपॉर्टेंस, पाशे Q1 का इंपॉर्टेंस, डर्विश बावले कुछ नहीं किया, एवरेज कर दिया, अर्थमेटिक मीन ले लिया, लेशफायर पास डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया। फिशर वालों ने क्या किया, इनको ज्योमेट्रिक मीन लिया, लेशफायर मल्टीप्लाई बाय पाशे कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, इनका अंडर रूट निकालिया इन्होंने। 5वां है इसके बाद से मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ ने बोला कि दोनों को इंपॉर्टेंस दीजिए आप। ठीक है, आप क्या कीजिए, दोनों को इंपॉर्टेंस, Q0 को इंपॉर्टेंस दीजिए, Q1 को इंपॉर्टेंस दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, पहले इन दोनों को ऐड करवाया। इनको आपको 2 प्रकार से फॉर्मूला लिखा हुआ मिल सकता है, किस किस तरीके से, कि अपन को P1 P0 तो ही सही, लेकिन कीजिए आप सबसे पहले Q0 Q1 दोनों को अलग टोटल कीजिए, Q0 Q1 अलग कर लिया। फिर चाहे तो आप इसे अलग अंदर मल्टीप्लाई बाय ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सोल्व करना एग्जाम में ज़्यादा ईजी रहता है। फिलहाल मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस पर कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वहीं फिशर तक ही सबसे सारे क्वेश्चंस वहीं पर ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर हमारे जो बेसिक जो फॉर्मूलेस है वो हमारे कंप्लीट होते हैं, और आज की क्लास को मैं यहीं पर ही ड्रॉप करूँगा। आगे भी काफ़ी नोट्स बने हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे जब पढ़ाना है वो आपके लिए हेवी हो जाएगा। आज आपकी पहली क्लास है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको यदि नहीं भी आ रहा था, आप इसे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि ये 32 मिनट्स की क्लास है। तो आप इसे ये मान के चलिए ये 30-35 मिनट क्लास है, तो इसे बनाने के अंदर मुझे कम से कम आप मान के चलिए 2-2.5 घंटे लगे हैं। इतना आसान नहीं होता है नोट्स वगैरह सब कुछ आपके लिए बनाना करना। इसके लिए मैं सबसे अच्छा बेस्ट जो मटेरियल है वो आपके लिए चॉइस किया है, उसको मैं आपको यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप इसको 2 बार समझने की कोशिश करें, 3 बार समझने की कोशिश करें। यदि आप कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, और यदि आपने पहले ही मान में ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे तो इन टीचर से समझ नहीं आ रहा है, या फिर मुझे तो ऑनलाइन समझ में आएगा ही नहीं, तो फिर उस दुनिया में आप कोई सी भी ताकत हो, ईश्वर खुद आ जाए तो वो भी आपको नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, आपको खुद को ही प्रयत्न करने पड़ेंगे कि मुझे ये समझना है। आज का जो क्लास है मेरे अकॉर्डिंग मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्लास है। इसके अपेक्षा यदि आप इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट यदि और कोई सब्जेक्ट होता तो बहुत डिफिकल्ट क्लास होती थी हो। तो ये काफ़ी जी गोइंग क्लास रही है। आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि आगे वाले जो फॉर्मूला है वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। तब तक आपको यहीं तक याद कीजिए से, तो मैं आगे वाले कल नेक्स्ट क्लास लूँगा। तो आज के लिए मैं इतना ही ड्रॉप करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू। और आपको जो भी क्यूरीज हैं वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर इंडिविजुअल व्यक्ति दूसरे भेज सकते हैं। और रिपीटेटिव नेचर क्वेश्चन नहीं करें, दुकान जाने से पहले नहीं पूछें कि सर बुक यही सही है नहीं है, कैसी कैसी नहीं है, लिखा हुआ रहता है। RBD मतलब रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन का बुक लिखा हुआ रहता है, तो वो आप बुक परचेज कीजिए। उसके राइटर्स के नाम भी होते हैं, ओसवाल है, अग्रवाल, मोदी, भार्गव, तिवारी, मीना, इस तरीके से उस पर राइटर के नाम लिखे हुए आएंगे। तो आप बुक्स परचेज कर लीजिए। उसके बाद में बुक्स में क्वेश्चन बताऊँगा कि ये क्वेश्चन आपको करने हैं। थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू।